देखो, जो आर्टिकल 15 है ये एक तरह से नेगेटिव उसमें है, कनोटेशन में नेगेटिव कनोटेशन मीन्स कि ये एक ड्यूटी इम्पोज करता है और एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है स्टेट पर कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन को, इंडिया के किसी भी नागरिक को रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अब ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे है? देखो, ना तो कोई डिसेबिलिटी, ना ही कोई लायबिलिटी, या फिर रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन। मतलब स्टेट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा जिससे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई किसी तरह की वो दी गई हो, है ना, छूट दी गई हो, या फिर किसी पर्टिकुलर रेस को छूट दी गई हो या कास्ट को छूट दी गई हो। ऐसे कोई भी रूल स्टेट नहीं बनाएगा जिससे कि इनका क्या हो, इनके राइट्स का वायलेशन हो या इनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कि कहीं भी आना जाना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो कभी भी स्टेट ये नहीं कहेगा कि इस रिलीजन के लोग वहां नहीं जा सकते या इस पर्टिकुलर रेस के लोग वहां नहीं जा सकते। तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर या कास्ट को लेकर, ये इस तरह की कोई भी पॉलिसीज नहीं बनेगी किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए या पर्टिकुलर चीज के लिए। कोई किसी भी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या फिर किसी का भी जेंडर के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे, लिंग के आधार पे नहीं हो सकता। जेंडर या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग के आधार पे, यानी कि कोई पुरुष है या महिला है उसके आधार पे बिल्कुल नहीं होगा। और अब तो हमारे यहाँ पे ट्रांसजेंडर को भी इक्वल राइट्स दे दिए गए, ठीक है, कि अब आप जब फॉर्म भरते हो, पहले इतना ह्यूमिलिटेटिंग होता था, जो एलजीबीटी प्लस कम्युनिटीज है उनके लिए बहुत ह्यूमिलेट हो जाता था। जो एलजीबीटी कम्युनिटीज को सुनी होंगे, LGBTQ+, ये मतलब LGBTQ+, ए भी है, ए का पता नहीं क्या, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है पर्टिकुलर, दिस कम्युनिटी इज नॉट कि ये अलग से क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। दीज कम्युनिटीज आर आल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस, है ना, दीज आर आल्सो गॉड गिफ्टेड। और जो ये कम्युनिटी है इनका भी जो प्रोसेस होता है क्रिएशन का, दैट इज आल्सो बायोलॉजिकल। ऐसा तो नहीं है कि अलग से कोई एलियन धरती पे आ गए, वो तो नहीं है ये। तो इसलिए इनके लिए भी जो पॉलिसीज बनी है, तो हमारे अब जब तुम कहीं भी फॉर्म भी फिल करते हो, एडमिशन भी लेते हो, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है मेल, फीमेल या अदर। या तो अदर में फिल कर सकते हैं जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं, करते हैं, या फिर वो उसमें डाल सकते हैं ट्रांसजेंडर में, है ना। ट्रांसजेंडर को ऑप्शन आ गया, पहले ह्यूमिलेटेटिंग होता उनके लिए, क्योंकि पहले वो पूछते थे मेल या फीमेल। अब इनके लिए बताना मुश्किल है कि मेल है या फीमेल है। तो इक्वली रिस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस आर्टिकल के तहत ही, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो रूलिंग दी थी आर्टिकल के तहत दी थी कि सेक्स के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि इनका जो लिंग है वो अलग है, तो इस हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है प्लेस ऑफ बर्थ, किसका जन्म कहाँ हुआ है, इस आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, आर्टिकल 15 में कुछ एक्सेप्शन हैं। अब एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है? एक्सेप्शन मतलब इसके कुछ अपवाद है। एक्सेप्शंस मीन्स कुछ अपवाद। अब अपवाद क्या है कि देखो, जो लिंग के आधार पे है, विमेन के लिए अलग से प्रोविजन बने हुए हैं, ठीक है। वो इसलिए नहीं बने हुए हैं टू डाइल्यूट दी राइट्स ऑफ मेल, मेल के राइट्स को डाइल्यूट करने के लिए नहीं बने हैं। वो इसलिए बने हैं कि विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए। जैसे कि फर्स्ट तो इसमें एक्सेप्शन है, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन। तो इसमें अपवाद पहला है कि जो स्टेट है, स्टेट कैन मेक या परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन with respect to women और चिल्ड्रन, बच्चे और महिलाओं के लिए ये कुछ कोई भी लॉ बना सकता है उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि इसके लिए जो एग्जाम्पल है, इसका क्या
क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है एलजी, ये अर्बन लोकल बॉडीज या लोकल बॉडीज जो होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज किसे किसे कहते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को। एक तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो इसमें महिलाओं का आरक्षण होता है ना, विमेन का रिजर्वेशन होता है। तो इसमें हमारे शेड्यूल 11 में और शेड्यूल 12 में दोनों में दिया गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज में विमेन का 33% रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो इतना आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि अभी भी हमारे यहाँ पे हुए थे अर्बन लोकल बॉडीज, तो इस बार क्या था, रिजर्वेशन विमेन को दिया था। तो ये हर बार की बात है कि आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। तो ताकि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर सके। और जहां लोकसभा में सिर्फ 78 महिलाएं हैं, सबसे कम तकरीबन 543 मेंबर के आसपास हैं, उनमें से सिर्फ 78 महिलाएं हैं, ठीक है। वहीं हमारी जो पंचायत हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, अगर देखी जाए अर्बन लोकल बॉडीज में जो विमेन है वो हमारी कंट्री में है, पंचायत में सबसे ज्यादा महिलाएं सरपंच हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए इसी की वजह से आया है, जो ये है रिजर्वेशन दिया था 33%। और नागालैंड में मैंने तुम्हें बताया ही था कि नागालैंड में जो अभी इलेक्शन हुए थे उसमें 2 महिलाएं चुनी गई थी मिनिस्टर, एज अ मिनिस्टर, और फर्स्ट मिनिस्टर वहां की बनी थी, उनका है सालोतोनो क्रूज। साल्वोदोनो क्रूज, पूरा नाम तो बहुत लंबा है, साल्वोदोनो क्रूज। और वो 50 इयर्स की थी और पहली मिनिस्टर वो बनी थी नागालैंड में। तो ये एक फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन हो गया, सेकंड एक्सेप्शन कौन सा है, इसी में सोचो कौन सा वाला है। हाँ, तो जो भी सोशली और बैकवर्ड एरियाज, जिनकी भी सोशल और बैकवर्ड उनकी कंडीशन है, उनके लिए भी वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेट सोशली, ऐसे ही लिख लो बस, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उन लोगों के लिए बनता है इसमें, मतलब स्टेट कोई भी प्रोविजन बना सकता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल के लिए। क्लासेस या पीपल। तो सेकंड एक्सेप्शन आ गया SC ST वाला, सोशली और बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। जैसे कि इसमें आ जाएगा हमारा SCs और STs। अब वाई SCs और STs, बेटा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय इनकी जो पॉपुलेशन थी, तो एक डिस्क्रिमिनेशन होता था अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स ये रहता था कि कोई पर्टिकुलर अगर जगह है, होटल है, कोई भी जगह है, मंदिर है, इन्हें वहां जाने नहीं दिया जाता था, मना कर दिया जाता था कि ये तो अछूत है, अनटचेबल्स हैं, इनको वहां मत जाने दो। बहुत जगहों पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था। फिर उसका इसी का डिस्क्रिमिनेशन इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे पड़ा कि ये किसी भी स्कूल में या कहीं भी एडमिशन लेते थे तो जो अपर क्लास के लोग होते थे वो ऑप्रेस करते थे और वो कहते थे कि इनको यहाँ एडमिशन मत दो, अपने साथ नहीं बैठने दिया जाता था, इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, इन लोगों के साथ। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखे गए कि हमारी कंट्री में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा जिस तरह का भेदभाव ब्रिटिशर्स करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स से पहले की है कि अपर क्लास लोअर क्लास को हमेशा सप्रेस करते हैं। बट अगर एक आईज, अगर ह्यूमन उससे देखा जाए रेस की तरह से, तो वी आर ह्यूमंस, तो सभी के अपने ह्यूमन राइट्स है, उन्हें भी एजुकेशन का अधिकार है, उन्हें भी इकोनॉमिकली अच्छा होने का अधिकार है, या फिर जितनी भी सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जितनी भी एडवांसमेंट है, उन्हें भी उतना ही राइट है जितना अदर पर्सन को राइट है। तो इसलिए जो भी स्टेट है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो एरिया क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, क्योंकि इनके साथ बेटा हिंसा भी बहुत होती थी, ठीक है। तो
तुमने देखा होगा कि हिंसा ऐसी होती थी कि कुछ बोल दिया जाता था तो उनको मार देते थे, है ना। और अभी भी कुछ गाँवों में, कुछ फ्यू गाँव में मतलब ऐसा होता है कि अभी भी इनको बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है, नॉर्मल लोगों से सेपरेट रखा जाता है कि इनको अलग रहने दो। अपने घर के बर्तन में पानी तक नहीं दिया जाता था कि ये तो अछूत है ये। बट अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए या ह्यूमन रेस के हिसाब से देखा जाए तो दे आर ह्यूमंस, तो इनके लिए स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, लेकिन तब जब ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में या कहीं भी इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशन के क्षेत्र में सही करने के लिए इनको रिजर्वेशन के प्रोविजन दिए गए हैं। लेकिन रिजर्वेशन जो है इसको बहुत ज्यादा ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक बना दिया कि पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। क्या कि हम किसी भी कंट्री में देखो तो वो जब पार्टी आती है ना, तो वो पार्टी कहती है कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, हमें वोट दो, ठीक है। तो ये फिर पॉलिटिकल एजेंडा बन गया, ये गलत है। सबको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, जिनको थी उनके लिए प्रोविजन बने थे, बट इन लोगों ने फिर ये कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया। फिर है द स्टेट एम्पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एनी, ये थर्ड जो इसका सी क्लॉज सी है, या इसे ए भी कह सकते हो, ए या बी या ये सी। तो इसमें जो कहा है कि किसी भी सोशली और बैकवर्ड एरिया वाले के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। और हाँ, इसमें दिया गया है कि बेटा ये प्रोविजन बना सकता है रिगार्डिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, रिगार्डिंग एडमिशन, मतलब स्टेट इज एम्पावर्ड, स्टेट के पास पावर है कि किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए वो एडमिशंस के लिए एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन में एडमिशंस के लिए ये प्रोविजन बना सकता है। और इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी रखेगा इनके लिए प्रोविजन और प्राइवेट भी। यूजुअली क्या होता था, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अलाउ हो गया था और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो इसमें दोनों इंक्लूड कर दिए गए हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशन। अब इसमें एक लास्ट प्रोविजन आया था, इस सब के अलावा एक लास्ट प्रोविजन आया था, दैट इज इन 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। तो मैं ऊपर 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 याद रखना कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, 2005 नॉट 15। अब इसमें इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सा लॉ इनेक्ट हुआ था, सेंटर इनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें जो लॉ इनेक्ट हुआ था दैट इज सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, रिजर्वेशन इन एडमिशन, इसमें ब्रैकेट में लिखना रिजर्वेशन इन एडमिशन। तो ये याद रखना है, अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, और कौन सा एक्ट बना था इस अमेंडमेंट के तहत वो याद रखना है, और किस ईयर वो हुआ था ये इनेक्ट। ये इसके जस्ट 1 ईयर बाद हुआ था, 2006 में। ये वाला एक्ट बना था 2006 में, अमेंडमेंट आया था 2005 में और ये आ गया था 2006 में इनेक्ट हो गया था। अब इसके तहत क्या था, अब ये इसमें क्या हुआ था, 27%, इस एक्ट के तहत 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, फॉर ओबीसी। अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी के अलावा भी कुछ क्लासेस ऑफ इन इंडिया ऐसी हैं जो कि बहुत सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। सोशली अगर देखा जाए तो दे डोंट हैव रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डिमांड्स,
या टू फुलफिल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, टू मीट देयर मतलब ये जो टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट। तो ये जो ओबीसी है इनको 27% रिजर्वेशन इस एक्ट के तहत दिया गया, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पिछड़ी जातियों में आता है ओबीसी में, तो इस इन क्लासेस में क्या है, वो जो पीपल्स है उनके बच्चे मतलब पढ़ने भी नहीं जाते हैं, एजुकेशन में बिल्कुल वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन इनका। तो ये 27% इनको दिया था। अब किस किस कहाँ कहाँ है ये, तो बेटा ये सब कहाँ कहाँ है, ऑल द हमारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आईआईटीज और आईआईएम, ठीक है, आईआईटीज और आईआईएम, यहाँ पर इन्होंने इनको रिजर्वेशन देने की बात कही। अब 2000 वही कि जब कोई भी अमेंडमेंट होता है, कुछ होता है, तो कुछ होते हैं जो उसके अगेंस्ट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 2008 में केस दायर हुआ और 2008 में एससी ने दोनों को, बोथ ये अमेंडमेंट और एक्ट दोनों को लॉफुल ठहराया, मतलब दोनों वैलिड है, बोथ अमेंडमेंट एंड एक्ट आर वैलिड, दोनों वैध है और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक चीज कही थी, जो ओबीसी को कोटा दिया था, कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें दो कॉन्सेप्ट लेकर आया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो व्हाट आर द क्रीमी लेयर्स और नॉन क्रीमी लेयर, ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि कोटा आप दो, कोटा is valid. Supreme Court held that both the amendment and the act or the quota for OBCs are valid. ये सब valid है, but जो socially advanced section है उनको आप ये नहीं दोगे। कुछ होते हैं ना सोशली जो एडवांस है, उनको ओबीसी से बाहर निकालो, उनका एक्सेप्शन बनाया क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का जो सेक्शन है वो किस बेसिस पे बनाया था, एक तो जिनके भी जो भी ओबीसीज में हैं और वो कैसी पोस्ट पर हैं, या तो वो जजेस हैं एससी के, या प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर हैं, या प्रेसिडेंट की, या हाई कोर्ट के चेयरमैन हैं, या फिर वो किसी भी उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ग्रुप ए क्लास 1 या ग्रुप बी क्लास 2 के ऑल इंडिया सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में कहीं भी उनकी ये पोजीशन है, वो कहीं भी पोस्टेड है, ठीक है, या तो ये, या फिर वो आर्मी में है, या वो डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं या इंजीनियर हैं, या फिर एग्रीकल्चर लैंड जो है उनके पास कितना दिया है एग्रीकल्चर लैंड, एक लिमिट रहती है, कितनी है, मोर देन 2 एकड़, है ना, तो 2 एकड़ से ज्यादा। और फिर उसकी आती है इनकम की, इनकम की क्या आती है कि अगर उनकी एनुअल इनकम कितनी है 6 लाख के अब, ठीक है, तो इन्होंने इनकम का क्राइटेरिया 6 लाख अब हुई है, पहले इतनी थी, हाँ, और फिर ये 1 लाख के बाद हो गई और फिर इसको रिवाइज किया, फिर ये 2.5 लाख की गई 2004 में, और 6 लाख अब फिर 2013 में, अब फिर दोबारा से बेटा ये 6 लाख कर दी गई है, मतलब रिड्यूस हुई थी बीच में, कुछ किया था, तो बीच में इन्होंने क्या किया था 2004 में, हाँ 23 में फिर से 6 लाख हो गई है, तो देखो 13 में 6 लाख थी और अब 2023 में, 23 में या 13 में, हाँ, तो नए बजट में ये कितनी हो गई, फिर से 6 लाख कर दी गई है। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का इसमें कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ठीक है। तो आर्टिकल 15 पहले याद रखना कि डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, कौन कौन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, ठीक है। और फिर क्या था कि लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शन थे कि स्टेट प्रोविजन बना सकता है, फर्स्ट में फॉर विमेन्स के लिए, सेकंड में SC STs के लिए, और थर्ड में जो सोशली एजुकेशनली जो वो है
सेक्शंस उनके लिए लाइक ओबीसीज, ठीक है। अब ओबीसीज के लिए जब बना था तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये 5 के तहत बना था। कौन सा एक्ट आया था? सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 में। अब इसमें क्या कहा था? 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था कि कहाँ पर? जितने भी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटी, आईआईएम्स, जेएनयू, ये कुछ जगहों पर। और 2008 में लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ केस आया था तो उसमें एससी ने कहा था कि दोनों तो वैलिड है, एक्ट भी और ये अमेंडमेंट भी। यानी कि एक्ट में क्या है? ओबीसी का जो कोटा है वो वैलिड है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट लेकर आया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो सेक्शन है वही जो किसी पोस्ट पर है, जो किसी जॉब पर है, पब्लिक में या प्राइवेट में भी, लॉयर है, एडवोकेट है, ये वो है। और या फिर जिनकी इनकम कितनी है? 6 लाख, ठीक है। और या फिर जिसने कितनी प्रॉपर्टी ले रखी है? मोर देन 2 एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, वो क्रीमी में आएंगे। और नॉन क्रीमी में जो आएगा उनके लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी हो सकता है, ठीक है। तो ये है और जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, आर्टिकल 16 जो हम पढ़ेंगे ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें भी तुम्हें सेम चीजें वही मिलेंगी, बट इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है मंडल कमीशन। और उसके बाद क्योंकि एक कमीशन बैठाई गई थी फिर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे, मंडल कमीशन। तो ये हम कल कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है। इसका एक एक आर्टिकल बहुत इलेबोरेट है फंडामेंटल राइट्स का। और कल मैं क्वेश्चन भी देख रही थी तो फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत नॉमिनल से ही है, ज्यादा एडवांस भी नहीं पूछा जाता कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? तो थर्ड पार्ट में है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स किस किस कंट्री से डिराइव्ड हुए हैं? अमेरिका से। और अमेरिका में भी कहाँ से हुए हैं? बिल ऑफ राइट्स से। तो कुछ कुछ नॉर्मल जो चीजें हैं उसके बारे में याद रखनी है, जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, है ना।